चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्व बढ़ाने के उपायों पर विचार करते हैं। सार्वजनिक संपत्तियों का ऐसा प्रबंधन होना चाहिए जैसा प्रत्येक परिवार अपने घर को चलाने के लिए मितव्ययिता से उद्योग एवं प्रबंधन करता है। मतलब यह हुआ कि हमें सार्वजनिक संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए पारिवारिक वित्त प्रबंधन भाव का उसमें समावेश करना होगा, तभी हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे। एक उदाहरण के लिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो अपने घर के लिए 100 वाट का कोई बल्ब खरीदता है तो वह बाजार से 50 रुपए का एक बल्ब खरीदता है। लेकिन वही व्यक्ति जब नगरीय निकाय के लिए वही बल्ब 100 वाट का 60 से 70 रुपए के मान से खरीदता है तो गलत है। इस कदम से अनियमितता एवं संसाधनों के अपव्यय को बढ़ावा मिलता है। इससे अपने को बचना होगा और इस सार्वजनिक संपत्तियों के प्रबंधन में पारिवारिक वित्त प्रबंधन भाव का समावेश करना होगा। दूसरा, निर्धारित करों की उगाही करनी होगी, तभी तो हमारा राजस्व बढ़ेगा। और कि भाई निर्धारित करों कौन क्या है, जो शासन से ऑलरेडी अनुमति प्राप्त है, जिसके लिए कोई हमें नया कर नहीं लगा रहे। ये शासन से अनुमति प्राप्त अनिवार्य कर हैं, विवेकाधीन कर हैं, उन सभी करों को, शुल्कों को युक्त बनाकर, शुल्कों का युक्त निर्धारण कर नागरिकों से करों की वसूली करना है, ऐसा प्रावधान है। अब एक उदाहरण के रूप में कि भाई आज से 15-20 साल पूर्व कोई प्रमाण पत्र है, किसी को एनओसी लेना पड़ता था, कोई निवास प्रमाण पत्र ले लिया, बैंक से लोन ले रहा है तो 5 रुपए में हम लोग नगर पालिका प्रशासन वाले उनको एक प्रमाण पत्र देते थे, शुल्क 5 रुपए। लेकिन आज के जमाने में अब 5 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 10 तो करें। ये एक संकेत है कि हमें कर वृद्धि की ओर जो युक्त निर्धारण करना पड़ेगा, पुरानी जो करों एवं शुल्कों को करना होगा, क्योंकि हमारा खर्च बहुत बढ़ता जा रहा है नगर पालिका प्रशासन का और हमें आमदनी उतनी हो नहीं पा रही है, तो हम लोग एक डिफॉल्टर की स्थिति में जाते जा रहे हैं। अब लेकिन क्या हो रहा है, उदाहरण के लिए कि जैसे देखिए शासन द्वारा भूमि और भवन की बढ़ती हुई दरों के अनुरूप संपत्ति कर वसूल करने के लिए संपत्ति कर अधिरोपण के विषय में कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार प्रतिवर्ष निर्धारित दरों के अनुसार नगरीय निकायों को दरें संशोधित करने का अधिकार दिया गया है। मतलब नगरीय निकाय कलेक्टर गाइडलाइन के जो प्रतिवर्ष निर्धारित दर हैं, उन दरों को प्रतिवर्ष अपने संकल्प के माध्यम से अंगीकृत कर उनको अपने निकाय क्षेत्र में लागू करने की स्वीकृति देनी होती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि निर्वाचित प्रतिवर्ष परिषद जो है वो प्रतिवर्ष दरों का संशोधन करने का रिस्क लेने में पीछे हट जाते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क लेने में परहेज करते हैं। इसी तरह देखिए संपत्ति कर की जो कर योग्य राशि है वो 6 से 10% की सीमा तक वसूल करने का प्रावधान है। लेकिन निर्वाचित परिषद सामान्यतः 6% की सीमा, न्यूनतम जो 6% की सीमा है उसको बढ़ाने का रिस्क लेने में परहेज करती है। अब इससे हमें करों की उगाही में हमें कमी होती है। हमें करों में युक्त बढ़ोतरी का रिस्क लेने के लिए निर्वाचित परिषदों को आगे आना होगा, तभी आत्मनिर्भरता से, स्वयं के आय से नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने का संकल्प जो है वो फलीभूत हो पाएगा। राजस्व बढ़ाने के उपायों में हमें रिक्त शासकीय भूमियों का संरक्षण एवं हस्तांतरण करने का प्रयास करना बहुत जरूरी होगा। शहरी सीमा में जो शासकीय भूमियां, राजस्व विभाग की शासकीय भूमियां का चिन्हांकन करना होगा और उसे स्थानीय राजस्व प्रशासन के सहयोग से सुरक्षित करना होगा। मतलब ये कि एक तो रिक्त शासकीय भूमि है, अब ये तो एक तरह से मैं ऐसा मानता हूं कि संजोग से ये रिक्त हुए अभी तक,
तो जो शासकीय भूमि आज की तिथि में रिक्त है उन पर तत्काल अपने को संरक्षण करने के लिए अपने निकाय को प्रयास करना होगा। चूंकि लेकिन वो अपनी भूमि है नहीं, जिला कलेक्टर महोदय की भूमि है, यानी राजस्व विभाग की भूमि है, उस पर तो हम एक नियमानुसार तरीके से ही हम उनको हस्तांतरित करा सकते हैं। लेकिन वो रिक्त पड़ी शासकीय भूमियों का पहले चिन्हांकन कर लें और उनको यहाँ जो स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हैं, तहसीलदार जी हैं और जो कर्मचारीगण हैं, जिला कलेक्टर महोदय से संपर्क करके उनसे अनुमति प्राप्त करके कि उनको सुरक्षित करना अत्यंत जरूरी है, नहीं तो कल कोई उस पर अतिक्रमण कर लेगा। इसलिए एक रणनीति के अंतर्गत उस रिक्त शासकीय भूमियों का संरक्षण करने के लिए अपने को प्रयास करना चाहिए। उसमें जो नगर पालिका में जो पुराने हैंडपंपों के बेकार पाइप होते हैं उनसे हम लोग उनको घेर सकते हैं, उनकी सीमा बना सकते हैं उन शासकीय भूमियों को, और वहां पे एक नेम प्लेट लगा सकते हैं, यह भूमि शासकीय है और जो भविष्य में जो जन सुविधा हेतु आरक्षित किया गया है। इस तरह से जब हम रिक्त शासकीय भूमियों का संरक्षण करेंगे तो उस पर अतिक्रमण होना संभव नहीं होगा और वो हमारे यानी राजस्व विभाग के संरक्षण में बनी रहेगी। फिर नगर पालिका प्रशासन अपने निर्वाचित परिषद के माध्यम से रिक्त पड़ी जो शासकीय भूमि जिसको अभी हम लोगों ने चिन्हांकन किया हुआ है और स्थानीय राजस्व प्रशासन के सहयोग से सुरक्षित किया हुआ है, तो सार्वजनिक सुविधा है तो जैसे सामुदायिक भवन है, सामुदायिक शौचालय है, वाहन पार्किंग स्थल है, हाट है, बाजार है आदि की स्थापना हेतु नगरीय निकाय को आवंटित करने के लिए एक संकल्प पारित करके जिला कलेक्टर को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। फिर जिला कलेक्टर द्वारा वहां नियमानुसार कार्यवाही करके जो जितनी भूमि है उनका भूभाटक निर्धारित करके नगरपालिका प्रशासन को सूचित किया जाएगा और फिर जब नगरपालिका प्रशासन उनको जो राजस्व भूमि का भूभाटक है उनको जमा करने के फिर वो हस्तांतरण आदेश प्राप्त होगा। और जैसे ही जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन से निकाय को शासकीय भूमि हस्तांतरित प्राप्त होती है तो उस स्थल पर जो अपना परिषद प्रस्ताव शुरू में किया गया है कि सार्वजनिक सुविधा के स्थापना हेतु वहां पे कार्यवाही की जाएगी, या तो सामुदायिक शौचालय या सामुदायिक भवन, वाहन पार्किंग स्थल, हाट या बाजार आदि की स्थापना होगी। साथ ही वहां पे उस जो रिक्त शासकीय भूमियों का यदि कुछ पार्ट बचा है या उसको बहुमंजिला स्वरूप देते हुए वहां पर व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए व्यावसायिक नए अधोसंरचना का विकास करने का एक विकल्प विकसित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है निकाय स्वामित्व के भवनों एवं भूमियों पर व्यावसायिक गतिविधियां। ये निकाय स्वामित्व के भवनों एवं भूमियों पर व्यावसायिक गतिविधियां चालू करने की हम बात कर रहे हैं, यानी जिस नगरीय निकाय के अपने स्वामित्व के भवन हैं, भूमि है, उन पर आबादी एवं बाजार की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थलों पर निकाय स्वामित्व के भवनों भूमियों पर दुकान, मॉल, प्रतिष्ठान स्थापित कर आय की संभावना को सृजित किया जा सकता है। सृजित करना ही होगा क्योंकि इसके बिना अपने पास कोई चारा ही नहीं है। फिर निकाय स्वामित्व के जो जर्जर भवन हैं, जैसे किसी निकाय में पुराने जमाने से पुस्तकालय चला आ रहा है लेकिन वो भवन जर्जर हो चुका है, उस कोई सामुदायिक भवन है जो आज से 50 साल पहले बना था, अब जर्जर की स्थिति में है, उसको लेकिन निकाय स्वामित्व की है, उन जर्जर भवनों को ठीक कर उनमें व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उसमें बहुमंजिला प्रतिष्ठान स्थापित करके आय के साधनों को बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक अधोसंरचना निर्माण एवं विकास हेतु लोक निर्माण शाखा जो नगर पालिका प्रशासन की है, जिसमें इंजीनियर लोग होते हैं, उसमें यानी समन्वयकर यानी राजस्व विभाग, नगर पालिका प्रशासन का राजस्व विभाग और तकनीकी विभाग यानी इंजीनियर सेक्शन के लोग, ये दोनों मिलके वहां पे दौरा करेंगे। उनको व्यावसायिक प्रतिष्ठान क्या होना चाहिए,
कितनी दुकानें आ सकती हैं, कितना हॉल आ सकता है, कितना इसमें क्या व्यावसायिक गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं, उनका एक प्राक्कलन और नक्शा तैयार कराएंगे। फिर निर्वाचित परिषद प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रस्तावित कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करेगी और फिर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर जर्जर भवनों एवं रिक्त पड़ी भूमियों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अधोसंरचना निर्माण को मूर्त रूप देना संभव हो सकेगा। एक पॉइंट्स है अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराकर संसाधनों का निर्माण एवं विकास। आपने देखा होगा कि नगरपालिका सीमा क्षेत्र की बहुत सारी भूमियां जो शासकीय भूमियां हैं, जो राजस्व विभाग की हैं, और जो निकाय स्वामित्व की, दोनों भूमियों पर अतिक्रमण की शिकायतें रहती हैं। और अतिक्रमण की इन भूमियों की पहचान करके उन भूमियों से अतिक्रमण हटाने हेतु वैधानिक कार्यवाही करना होगा। अतिक्रमित शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त होने पर जो राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है, उस स्थल को स्थानीय राजस्व प्रशासन के सहयोग से सुरक्षित करेंगे, क्योंकि ये अपने स्वामित्व की नहीं है, ये भूमि से अतिक्रमण से मुक्त हुई है, लेकिन राजस्व विभाग का है, जिसके मालिक जिले में जिला कलेक्टर होते हैं। इसलिए उनसे परामर्श लेकर और अतिक्रमित भूमि को फिर से अतिक्रमण होने से बचाने के दृष्टिगत वहां पर उनको सुरक्षित करना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उनके सहयोग से उनको सुरक्षित करें और इस अतिक्रमित भूमि से जो मुक्त हुई है, वो अतिक्रमण से मुक्त हुई भूमि को वही जो अपने नगरपालिका प्रशासन, कोई ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें हैंडपंप के पुराने पाइपों को वेल्ड करा के चारों तरफ ये कर दिया और एक संकेत डाल दिया और उसमें एक जो है नेम प्लेट डाल दिया कि ये सार्वजनिक हित हेतु सुरक्षित है। फिर निर्वाचित परिषद प्रस्ताव के माध्यम से जिला कलेक्टर से उन जो शासकीय भूमियों को सार्वजनिक उपयोग हेतु नगरपालिका को हस्तांतरित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करेंगे निकाय। फिर कलेक्टर कार्यालय से उसी तरह भूभाटक एवं अन्य करों को जमा कराने की सूचना प्राप्त होगी और जैसे ही नगरीय निकाय वो भूभाटक और वो करें जमा करेंगे तो उनको आवंटन आदेश प्राप्त हो जाएगा। फिर जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन से जो निकाय को शासकीय भूमि आवंटित होती है उसमें आप सार्वजनिक हित से संबंधित आप वहां पे स्थापना करें और उसके साथ साथ व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए आय का संवर्धन करें। निकाय स्वामित्व की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटाकर ये निकाय स्वामित्व की भूमि है, ऐसी भूमि को हम लोग खुली स्पर्धा नीलामी द्वारा लीज पर देकर या उसका सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी के माध्यम से विकास कर आय का अच्छा स्रोत बना सकते हैं। राजस्व बढ़ाने के विविध उपाय हैं जिन पर अपने को विचार कर लेना अपेक्षित होगा। अधिनियम में प्रावधान अनुसार निकाय स्वामित्व की दुकानों का प्रत्येक 3 वर्ष पर कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ी हुई दरों के अनुरूप मासिक किराया बढ़ाकर वसूल करना चाहिए। लीज रेंट या किराए का एक निर्धारित दिनांक तक भुगतान न किए जाने पर देय राशि पर 1% या 1.5% प्रतिमाह की दर से विलंब शुल्क या अधिभार लगाना होगा। प्रमाण पत्र लाइसेंस जारी करने हेतु प्रति 3 वर्ष पर युक्तकरण कर शुल्क का पुनर्निर्धारण करेंगे। इसके अतिरिक्त भी एक करदाताओं को किसी कार्य से यदि निकाय में उपस्थित होते हैं, निकाय कार्यालय में किसी भी कार्य से, तो उन्हें उनसे संबंधित बकाया राशि की जानकारी प्रदान कर उन्हें बकाया जमा करने के लिए प्रेरित करने हेतु एक सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए। प्रशासनिक अमले के लिए पुरस्कार एवं दंड की रणनीति बनाना चाहिए कि जो भी प्रशासनिक अमले का जो भी अधिकारी कर्मचारी अधिक अच्छा काम करता है तो उन्हें 26 जनवरी 15 अगस्त को पुरस्कार दिया जाए। जो व्यक्ति काम नहीं करता है उनको दंड के रूप में शोकाज नोटिस दिया जा सकता है। समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें दक्ष बनाना पड़ेगा, उन्हें कार्यकुशल बनाना पड़ेगा। संपत्ति कर स्वनिर्धारण कार्य में नागरिकों का सहयोग करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों का वार्डवार टीम का गठन करना पड़ेगा। शिकायत सेल एवं राशि जमा कराने की सुविधा का विवरण वेबसाइट पर डालने के साथ साथ अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार करना होगा।
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एवं अन्य स्टेक होल्डर्स से समन्वय स्थापित कर एवं नागरिकों के लिए सेमिनार आयोजित कर समय समय पर कर जमा कराने हेतु प्रशिक्षित एवं प्रेरित करना होगा। कुछ करों एवं शुल्कों की वसूली का कार्य ठेके पर भी दिया जाना होगा, जैसे बाजार बैठ के शुल्क है, विज्ञापन शुल्क है, पशु हाटों में पशुओं की बिक्री का पंजीकरण शुल्क है, पार्किंग शुल्क है। ऐसा करने से आय में तो वृद्धि होगी ही होगी, इसके साथ ही साथ इस कार्य में जो तैनात प्रशासनिक अमला है वो मुक्त हो जाएगा और दूसरे कामों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो हम लोग इस कार्य को ठेके पद्धति से करने से आमदनी भी बढ़ेगी और अपने को प्रशासनिक सुविधा भी होगी। इसके अलावा संग्रहित करों का एक निश्चित भाग उसी वार्ड में खर्च किया जाना जिस वार्ड से हमने कर संग्रहित किया हुआ है। इस कदम से वार्डवार नागरिकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होगी तथा करों की वसूली में मदद मिलेगी। मॉड्यूल 6 में हमने पारिवारिक वित्त प्रबंधन की भावना, निर्धारित करों की वसूली, रिक्त शासकीय भूमियों का संरक्षण और हस्तांतरण के बारे में जाना। हमने निकाय स्वामित्व के भवनों और भूमियों पर व्यावसायिक गतिविधियां, अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराकर संसाधनों का निर्माण और विकास तथा राजस्व बढ़ाने के विभिन्न उपाय पर चर्चा करी। अगले मॉड्यूल में हम कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपकरण के बारे में जानेंगे। अब हम निकाय के राजस्व के आय के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें निकाय के राजस्व संबंधी स्वयं के स्रोत के अंतर्गत पहला जो मुख्य कदम है वो है अधिरोपित किए जाने वाले कर एवं शुल्क। इसके अंतर्गत अनिवार्य कर होते हैं, जैसे संपत्ति कर है, समेकित कर है, नगरीय विकास उपकर है, शिक्षा उपकर है। इसके अतिरिक्त विवेकाधीन कर है, फीस है, जैसे पशु रजिस्ट्रेशन फीस, प्रदर्शन कर, विज्ञापन कर, मलवाहन कर, बाजार फीस, पथ कर, मनोरंजन कर, तीर्थयात्री कर, पार्किंग शुल्क आदि ये सब विवेकाधीन कर हैं जिन्हें निकाय अपने विवेक के आधार पर इस पर कर लगाने का निर्णय पारित करती है। कर के अलावे जो स्रोत हैं स्वयं के नगरीय निकायों के, उनमें अनुज्ञप्तियों एवं अनुज्ञाओं के लिए फीस होती है। स्वयं की संपत्तियों जैसे भूमि है, भवन है, दुकान है, तो इनसे विभिन्न प्रकार की होने वाली आय, जैसे दुकान से किराया, भवन यदि सामुदायिक भवन है तो उससे एक सामुदायिक भवन शुल्क, भूमि किसी को कोई देते हैं कुछ दिनों के लिए रेंट पर तो उनका किराया। इसके अतिरिक्त प्रदत्त सेवा, नगरीय निकायों द्वारा जो नागरिकों को सेवाएं प्रदत्त की जाती हैं उनके लिए उपभोक्ता प्रभार लगाने का। इस संबंध में विभाग द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका जल प्रदाय, मल जल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार नियम 2020 बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य मद जो है जिसमें प्रमाण पत्र, शुल्क आदि का विवरण है, ये भी उसमें सम्मिलित है। उपभोक्ता प्रभार के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें ये बात उभर के सामने आती है कि कोई जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो उपभोक्ता प्रभार है तो उसमें जैसे कोई निजी आवास है, कोई छोटी दुकान है, कोई बड़ा होटल है, रेस्टोरेंट है, शादी हॉल है, मैरिज गार्डन है, शासकीय और अशासकीय कार्यालय हैं और संपत्ति कर से छूट प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के भवन हैं। इन पर उनकी जो कचरा निकालने की और कचरा निकलने और कचरा निष्पादन अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जितनी मात्रा जिस संस्थान से, जिस कार्यालय से या प्रतिष्ठान से निकलती है, उनके लिए एक उदाहरण के रूप में नगरपालिका निगम भोपाल द्वारा जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता प्रभार की दरें हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। एक जो उपभोक्ता प्रभार का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जल प्रदाय, उसमें बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से
उन कुछ किसी बिंदुओं को शामिल करने की आवश्यकता है। जैसे अवैध नल कनेक्शनों को काट कर उनको नियमित करने की कार्यवाही करना, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्रदाय किए जाने वाले पानी की दरें ऐसा होना चाहिए ताकि घरेलू जल प्रदाय में होने वाले राजस्व घाटे की कुछ हद तक पूर्ति कर सकें। पानी का बिल प्रति माह या 2-2 माह के अंतराल से भेजना और बिल का भुगतान 15 दिवस के भीतर नहीं किए जाने पर सरचार्ज लगाना। उसके बाद भी यदि कोई जो नल कनेक्शन धारी है राशि जमा नहीं करता है तो उसको कनेक्शन काटने की कार्यवाही करना। फिर सार्वजनिक नलों की संख्या सीमित रखने के उद्देश्य से घरों में उदार शर्तों पर नल कनेक्शन देने की योजना लागू करना। पाइपलाइन के जर्जर होने या अन्य कारणों से पानी के रिसाव और बर्बादी रोकने के लिए निरंतर और समुचित कार्यवाही करना। बहुमंजिला परिसरों, व्यावसायिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा संस्थागत भवनों में मीटर लगाकर खपत के आधार पर दर निर्धारित करना। फिर अंत में यह है कि जल प्रदाय में जितना व्यय होता है उस व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निरंतर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जल प्रदाय की दरों में वृद्धि करने का एक हिम्मत भी पैदा करना। तो इस तरह से जब हम उपभोक्ता प्रभार के जो नियम बनाए गए हैं शासन के द्वारा उनको हम मजबूती से अपने निकाय में लागू करके जनता को, नागरिकों को सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराकर हम उपभोक्ता प्रभार की दरें हमें मजबूती से एक संरचनागत तरीके से वसूल करना होगा। इसी राजस्व आय के स्रोत को हमने एक ट्री ऑफ मनी का नाम दिया है। यह रियली एक समझने के हिसाब से है। जो आय के स्रोत हैं उसी को ट्री ऑफ मनी के रूप में चित्रित करने के लिए एक शाखावार एक कॉन्सेप्ट एक प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे राजस्व शाखा में संपत्ति कर है, समेकित कर है, उपभोक्ता प्रभार है, सेवा शुल्क है, नामांतरण शुल्क है, लाइसेंस फीस है, तहबाजारी है, बस स्टैंड शुल्क है। ये पेड़ का एक डाली है। जल प्रदाय शाखा दूसरी डाली, जल कर है, नल कनेक्शन शुल्क है, टैंकर से जल प्रदाय है, अवैध नलों का नियमितीकरण आदि। इसी तरह तीसरी डाल लोक निर्माण शाखा है जिसमें भवन निर्माण शुल्क है, सार्वजनिक स्थल पर भवन सामग्री रखने पर सड़क बाधा शुल्क या मलबा शुल्क है, अनुमति से अधिक निर्माण का नियमितीकरण है, केबल या गैस लाइन बिछाने हेतु सड़कों का पुनर्निर्माण चार्जेस लगाने की आवश्यकता है। सामान्य प्रशासन शाखा में जो विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जो हम लोग नगर पालिका के कार्यालय के माध्यम से छात्रों को, बैंक से लोन लेने वालों को या किसी निवासी को जो विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र प्रदाय करते हैं वो हमारे सामान्य प्रशासन शाखा का एक डाल है। इसी तरह स्वच्छता शाखा का एक अन्य डाल है स्वच्छता कर। सार्वजनिक शौचालयों में यूज एंड पे पद्धति से विभागीय अथवा ठेका के माध्यम से सेवा शुल्क, सीवेज कर। इस तरह से ये एक पेड़ के रूप में जो अपने निकाय में पूर्व से स्थापित ट्री ऑफ मनी है उसको हमें ठीक करना है। जो ट्री ऑफ मनी शुरुआती दौर में निकायों के स्थापना काल में लगाया गया था उनमें से कई डाल फूट हो गए हैं, कई डालों में पत्तियों का अभाव है, कई डालियों में फूलों का अभाव है। तो इन सारी डालियों में हम जब जो एक कर वसूल करने की जो भावना है उस भावना के खाद और पानी से जब हम उसको पल्लवित, पुष्पित, अलंकृत और विकसित करेंगे तभी तो हमारा पेड़ मजबूत पेड़ कहलाएगा और प्रतिवर्ष हमें फूल और फल प्रदान करेगा। तो इस तरह से हम आय के साधनों को हमने चित्रित किया हुआ है। मॉड्यूल 4 में हमने निकाय के राजस्व आय के स्रोतों का पता लगाया और धन के वृक्ष की अवधारणा को समझा।
हमने स्वयं के स्रोत, कर और शुल्क, अनिवार्य कर, संपत्ति कर आदि, विवेकाधीन कर और शुल्क, लाइसेंस पार्ट परमिट शुल्क, स्वयं की संपत्तियों से आय, उपभोक्ता शुल्क और जल आपूर्ति से संबंधित विशिष्ट विचारों को शामिल किया। विभिन्न शाखाओं से राजस्व के स्रोत और प्रत्येक शाखा के विशिष्ट शुल्क करों पर चर्चा की, जैसे कि संपत्ति कर, जल कर, भवन निर्माण शुल्क और स्वच्छता कर। अगले मॉड्यूल में हम संपत्ति कर प्रबंधन के बारे में जानेंगे। जारी रखने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो प्रशासनिक अमला है, क्रियान्वयन हेतु जिसको जवाबदारी सौंपी गई है, उसके मनोवैज्ञानिक पहलू और आभा मंडल के निर्माण की बात करेंगे। क्योंकि कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति द्वारा तभी किया जा सकता है जब उसका मन मजबूत हो, जब उसमें मनोवैज्ञानिक भावनाएं सकारात्मक और रचनात्मक हो। इस संबंध में मिशन कर्मयोगी का जो एक कॉन्सेप्ट है भारत सरकार की परियोजना के अंतर्गत, उसमें समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा भाव, स्वयं सेवक भाव, निष्ठा एवं समर्पण भाव और बिना कोई दबाव के स्व प्रेरणा और स्वतः स्फूर्त भाव से काम करते हुए लक्ष्य पूर्ति करने का एक शपथ लेना बहुत ही आवश्यक है। इससे उसके मनोविज्ञान में मजबूती आएगी। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अमले को चूंकि नागरिकों से बात करनी होगी, अन्य राजस्व प्रबंधन के जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स से बात करनी होगी, तो उनसे संपर्क करने के दौरान अनुशासन, शिष्टाचार, संवेदनशीलता, मिलनसारिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ साथ देश काल पात्र के अनुरूप जो ज्ञान एवं कौशल का टूल हमने विकसित किया है, उससे समन्वयात्मक संवाद और परिसंवाद भी आवश्यक है। जब इस तरह की मिशन कर्मयोगी की भावना एवं आभा मंडल को विकसित करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो ऐसे प्रशासनिक अमले के इस कदम से नागरिक प्रशासनिक अमले से अपनेपन से जुड़ते हैं और दोनों पक्षों के सक्रिय सहयोग एवं समन्वय से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो आज के इस प्रशिक्षण के माध्यम से उपरोक्त मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में हम आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को उकेर कर एक रचनात्मक एवं सकारात्मक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप शासन द्वारा निर्धारित अधिनियम, नियम, निर्देशों के आलोक में जो हमारा लक्षित समूह है, उनको ईमानदारी एवं कर्तव्य परायणता के बल पर जिम्मेदारी से अवगत कराकर तथा उनसे कर वसूल कर अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में आप सफल और समर्थ हो सकें। मॉड्यूल 3 में हमने सीखा प्रशासनिक कर्मचारियों का मनोवैज्ञानिक पहलू और आभा मंडल निर्माण। मिशन कर्मयोगी के तहत सेवा भाव, अनुशासन, शिष्टाचार, पारदर्शिता और समन्वयित संचार का महत्व बताया गया। इन कदमों से सहयोग और अपनेपन की भावना बढ़ेगी। अगले मॉड्यूल में निकाय के राजस्व, आय स्रोत और धन का वृक्ष। जारी रखने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब हम अंतिम मॉड्यूल की तरफ अग्रसर हैं। इस मॉड्यूल से हमने जो सीखा है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से हमने ज्ञान एवं कौशल का टूल विकसित हुआ है। अब टूल विकसित होने से हम आय बढ़ाने वाले साधनों की सरलता से पहचान कर सकते हैं और अपना रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित रणनीति एवं कार्य योजना की अवधारणा का जन्म हुआ। फिर कार्य योजना अनुरूप उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर आय के साधनों के सृजन हेतु कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करने में सफलता मिलने का ज्ञान एवं कौशल प्राप्त हुआ है। अब इस तरह के अगर हम राजस्व प्रबंधन
सुनिश्चित करेंगे तो इसके माध्यम से उपलब्ध संसाधन अनुसार नागरिकों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधा, योजनाओं का लाभ एवं अधोसंरचनागत सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित की जाकर शासन की मंशा को और उनके द्वारा दिए गए लक्ष्य की पूर्ति की जा सकेगी। इस प्रशिक्षण कोर्स के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी दी गई है, जिसका उचित जवाब देने पर आप सर्टिफिकेट के भागीदार हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉड्यूल 9 में हमने प्रशिक्षण के लक्ष्यों की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया। हमने राजस्व प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जैसे ज्ञान और कौशल का विकास, आय बढ़ाने वाले साधनों की पहचान, व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित रणनीति, आय के साधनों का सृजन और राजस्व प्रबंधन के माध्यम से नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह प्रशिक्षण का अंतिम मॉड्यूल था। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो प्रशासनिक अमला है, क्रियान्वयन हेतु जिसको जवाबदारी सौंपी गई है, उसके मनोवैज्ञानिक पहलू और आभा मंडल के निर्माण की बात करेंगे। क्योंकि कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति द्वारा तभी किया जा सकता है जब उसका मन मजबूत हो, जब उसमें मनोवैज्ञानिक भावनाएं सकारात्मक और रचनात्मक हो। इस संबंध में मिशन कर्मयोगी का जो एक कॉन्सेप्ट है भारत सरकार की परियोजना के अंतर्गत, उसमें समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा भाव, स्वयं सेवक भाव, निष्ठा एवं समर्पण भाव और बिना कोई दबाव के स्व प्रेरणा और स्वतः स्फूर्त भाव से काम करते हुए लक्ष्य पूर्ति करने का एक शपथ लेना बहुत ही आवश्यक है। इससे उसके मनोविज्ञान में मजबूती आएगी। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अमले को चूंकि नागरिकों से बात करनी होगी, अन्य राजस्व प्रबंधन के जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स से बात करनी होगी, तो उनसे संपर्क करने के दौरान अनुशासन, शिष्टाचार, संवेदनशीलता, मिलनसारिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ साथ देश काल पात्र के अनुरूप जो ज्ञान एवं कौशल का टूल हमने विकसित किया है, उससे समन्वयात्मक संवाद और परिसंवाद भी आवश्यक है। जब इस तरह की मिशन कर्मयोगी की भावना एवं आभा मंडल को विकसित करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो ऐसे प्रशासनिक अमले के इस कदम से नागरिक प्रशासनिक अमले से अपनेपन से जुड़ते हैं और दोनों पक्षों के सक्रिय सहयोग एवं समन्वय से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो आज के इस प्रशिक्षण के माध्यम से उपरोक्त मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में हम आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को उकेर कर एक रचनात्मक एवं सकारात्मक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप शासन द्वारा निर्धारित अधिनियम, नियम, निर्देशों के आलोक में जो हमारा लक्षित समूह है, उनको ईमानदारी एवं कर्तव्य परायणता के बल पर जिम्मेदारी से अवगत कराकर तथा उनसे कर वसूल कर अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में आप सफल और समर्थ हो सकें। मॉड्यूल 3 में हमने सीखा प्रशासनिक कर्मचारियों का मनोवैज्ञानिक पहलू और आभा मंडल निर्माण। मिशन कर्मयोगी के तहत सेवा भाव, अनुशासन, शिष्टाचार, पारदर्शिता और समन्वयित संचार का महत्व बताया गया। इन कदमों से सहयोग और अपनेपन की भावना बढ़ेगी। अगले मॉड्यूल में निकाय के राजस्व, आय स्रोत और धन का वृक्ष जारी रखने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब हम अंतिम मॉड्यूल की तरफ अग्रसर हैं। इस मॉड्यूल से हमने जो सीखा है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से हमने ज्ञान एवं कौशल का टूल विकसित हुआ है। अब टूल विकसित होने से हम आय बढ़ाने वाले साधनों की सरलता से पहचान कर सकते हैं और अपना रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित रणनीति
एवं कार्य योजना की अवधारणा का जन्म हुआ। फिर कार्य योजना अनुरूप उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर आय के साधनों के सृजन हेतु कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करने में सफलता मिलने का ज्ञान एवं कौशल प्राप्त हुआ है। अब इस तरह के अगर हम राजस्व प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे तो इसके माध्यम से उपलब्ध संसाधन अनुसार नागरिकों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधा, योजनाओं का लाभ एवं अधोसंरचनागत सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित की जाकर शासन की मंशा को और उनके द्वारा दिए गए लक्ष्य की पूर्ति की जा सकेगी। इस प्रशिक्षण कोर्स के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी दी गई है, जिसका उचित जवाब देने पर आप सर्टिफिकेट के भागीदार हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉड्यूल 9 में हमने प्रशिक्षण के लक्ष्यों की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया। हमने राजस्व प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जैसे ज्ञान और कौशल का विकास, आय बढ़ाने वाले साधनों की पहचान, व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित रणनीति, आय के साधनों का सृजन और राजस्व प्रबंधन के माध्यम से नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह प्रशिक्षण का अंतिम मॉड्यूल था। धन्यवाद।